Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel, English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: Have you earned your tomorrow? Part 3: Figures of Speech and Appreciation of the Poem. Let's begin with figures of speech. Now, before we start, if you go through the poem, एक बात दिखेगी कि इस पोएम की मैक्सिमम लाइंस में इंटरोगेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. नाउ व्हाट इज़ इंटरोगेशन? जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहलाता है इंटरोगेशन. द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड फॉर एनी आंसर. जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि उसका जवाब मिले. बट द पोइट यूजेस इंटरोगेशन टू पुट हिज पॉइंट मोर इफेक्टिवली. अपनी बात को और असरदार तरीके से कहने के लिए पोइट्स इंटरोगेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं और इस पोएम में इंटरोगेशन का मैक्सिमम यूज है. सो द फर्स्ट लाइन, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? इंटरोगेशन. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? ये लाइन भी इंटरोगेशन ही है. Then the third line, this day is almost over and its toiling time is through. Here alliteration is used, toiling time. T sound is used. Fourth line, is there anyone to utter now a kindly word of you? Again a question, so interrogation. Second stanza, did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Now obviously this is interrogation, पर यहाँ पर और दो फिगर ऑफ स्पीच भी यूज किए गए हैं. पहला है, अब इस लाइन में ये इंटरोगेशन तो है ही क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, बट एट द सेम टाइम ये एलिट्रेशन भी है. इफ़ यू सी, साउंड ऑफ जी लेटर इज रिपीटेड. गिव ग्रीटिंग. सेकेंड लाइन, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग. अगेन एन इंटरोगेशन. अब अगर हम इस स्टैंजा की पहली और दूसरी लाइन दोनों को कंसिडर करें, देन दीज बोथ लाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस. क्योंकि फर्स्ट लाइन में इफ़ यू सी चीयरफुल ये वर्ड यूज़ किया गया है और सेकंड लाइन में चर्लिश यानी कि रूड. तो चीयरफुल का मतलब है हैप्पी, तो अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. सो बोथ द लाइन्स इफ टेकन, तो यहाँ पर एंटीथेसिस यूज़ हो रहा है. देन द थर्ड लाइन, वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे. एलिट्रेशन है बिकॉज एस साउंड इज रिपीटेड. एंड देन इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन. यहाँ पर थोड़ा सा जो करेक्ट ऑर्डर होता है, सेंटेंस का ऑर्डर होता है, वो इन्वर्ट किया गया है. यू वर सेल्फिश की जगह वर यू सेल्फिश. सो इन्वर्जन. फोर्थ लाइन, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? इंटरोगेशन एज वेल एज एलिट्रेशन. द साउंड ऑफ लेटर डी इज रिपीटेड. ड साउंड इज रिपीटेड. थर्ड स्टैंजा, सेकेंड लाइन, that you helped a single brother of the many that you passed. Interrogation and as well as antithesis. एक ही लाइन में सिंगल ये वर्ड भी यूज़ किया गया है और मेनी. सो सिंगल एंड मेनी बोथ आर अपोजिट वर्ड्स. सो antithesis. Third line, is a single heart rejoicing over what you did or said? Now this is an example of synecdoche. Let's understand what is synecdoche. Synecdoche is a figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. synecdoche में एक छोटा सा पार्ट पूरी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसका उलट भी हो सकता है, पूरी बड़ी चीज एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करती है. नो डेली एग्जाम्पल अगर हम लें तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंडिया वॉन द मैच. भारत मैच जीत गया. एक्चुअली इंडिया ने मैच नहीं जीता है, इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीती है. तो यहाँ पर जब हम इंडिया बोल रहे हैं तो हम एक बड़ी चीज यूज कर रहे हैं एक छोटी सी चीज इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए. मैच इंडियन क्रिकेट टीम जीती है बट हम बोल रहे हैं इंडिया. सो जब हम इंडिया मैच जीत गया तो हम ऑब्वियसली हम समझ जा रहे हैं कि इंडिया का मतलब यहाँ है इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि इंडिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को. सिमिलरली इस एग्जाम्पल में सिंगल हार्ट, जो हार्ट है वो हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ह्यूमन को, पूरे इंसान को. तो यहाँ जब हम बोल रहे हैं हार्ट रिजॉइसिंग, हार्ट खुश नहीं हो रहा है, वो इंसान खुश हो रहा है. सो हियर हार्ट इज रिप्रेजेंटिंग
हार्ट ये जो है, ये हार्ट खड़ा है पूरे इंसान के लिए. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्टकी. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Again, interrogation. Fourth stanza. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Interrogation. ये alliteration भी है because स sound repeat हो रहा है. Sorely spent. Then again it is also an example of antithesis. क्योंकि यहाँ well और sore ये दो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं. वेल का मतलब अच्छा और सोरली का मतलब बैडली, बुरी तरह. सो यूज ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स, देयरफॉर एंटीथेसिस. सेकेंड लाइन. डिड यू लिव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? इंटरोगेशन. एंड देन अगर इस लाइन में देखो तो काइंडनेस और डिसकंटेंट ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं. सो एंटीथेसिस. Third line. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? Alliteration. Repetition of s sound. Sound of letter S. Slumber, say. Last line. You have earned one more tomorrow by the work you did today. Interrogation and antithesis. इस लाइन में today and tomorrow two opposite words are used. So antithesis. So this is all about figures of speech in Have You Earned Your Tomorrow. Note down in your text book. अच्छा होगा कि टेक्स्ट बुक में ही पोएम की जो लाइंस हैं उनके आगे अगर फिगर्स ऑफ स्पीच लिख दिया जाए, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग द पोएम यू कैन at the same time also see what figure of speech is used. That would be of great help. Let's move on to appreciation of this poem. Remember one thing, अप्रिशिएशन का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. इट्स जस्ट फॉर 4 मार्क्स. सो यू डोंट हैव टू राइट टू डिटेल, बहुत बड़ा आंसर नहीं करना है. दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. कई स्टूडेंट्स को आदत होती है समरी जैसे लिख लेने का. द पोइट फर्स्ट स्टैंजा में ये कहना चाहते हैं, पोइट सेकंड स्टैंजा में ये कहना चाहते हैं. नो नीड ऑफ सच डिटेलिंग. यू नीड टू बी वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज. बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर लिखने से एक गलत इम्प्रेशन क्रिएट होगा. सो अवॉइड दिस. नाउ लेट्स बिगिन अप्रिशिएशन. फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल. पोएम का अप्रिशिएशन कैसे लिखना, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. लेट्स बिगिन द अप्रिशिएशन ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल. The title of the poem is Have You Earned Your Tomorrow? The poet of this inspirational poem is Edgar Guest, also known as People's Poet. In the poem, the poet urges us to bring an improvement in others' life. Poem का टाइटल है Have You Earned Your Tomorrow. पहले हमें टाइटल लिखना है, फिर पोइट का नाम लिखना है. एडगर गेस्ट को पीपल्स पोइट भी कहा जाता था, और इस पोएम में पोइट हमसे यही चाह रहे हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव लाएं. ओके. सेकंड, थीम. जो पूरी पोएम है वो किस आइडिया पर बेस्ड है, सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है, हमें वो 2-4 सेंटेंसेस में लिखना है. सो थीम, helping others is necessary for expecting the help of God. The poet emphasizes the importance of our kind and sympathetic behavior towards fellow humans. अगर हम ये चाहते हैं कि गॉड हमारी मदद करे तो हमें पहले दूसरों की मदद करनी होगी. और पोएट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है दूसरों के साथ, ये बहुत ही काइंड, अच्छा होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज, स्टाइल. Edgar Guest is known for his simple poetic style, and this poem proves it true. Poet's choice of words is appropriate. एडगर गेस्ट अपने बहुत ही सिंपल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और इस पोएम को पढ़कर ये सही साबित भी होता है कि वो उनका स्टाइल बहुत सिंपल है. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 क्वार्टरेंस, 4 लाइन स्टैंजा. पोएम में 4 क्वार्टरेंस है. क्वार्टरेंस का मतलब होता है अगर किसी स्टैंजा में 4 लाइन्स है तो उस स्टैंजा को क्वार्टरेन कहा जाता है.
Among poetic devices, interrogation is dominant while alliteration, antithesis are also used. सबसे ज़्यादा अगर किसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है इस पोएम में तो वो है इंटरोगेशन. द प्रोबिंग क्वेश्चंस आर पोज्ड फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. और ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछे गए? ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने अंदर झांक कर देख सकें, अपने आप को देख सकें. स्पेशल फीचर्स. The A sound is repeated in the first, second and fourth stanzas. पोएम की फर्स्ट स्टांजा में ए साउंड यूज़ हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में वे टुडे, ऐसे ही सेकेंड स्टांजा में भी वे टुडे ए साउंड यूज़ किया गया है. द पर्पज बिहाइंड रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर साउंड इज़ टू यूनिफाई द पोएम. अब ये रिपीटेशन साउंड का जो हो रहा है ए साउंड का, ये सिर्फ एक तरह से पोएम को यूनिफाई करने के लिए किया गया है ताकि पूरी पोएम में एक यूनिटी दिखे. वैल्यूज मैसेज. द पोएम सक्सेसफुली टीचेस अस दैट हेल्पिंग अ फेलो ह्यूमन बीइंग इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. इट एलैबोरेट्स एन फ्रैंक्स थॉट नो वन हैज़ एवर बिकम पुअर बाय गिविंग. पोएम हमें ये सिखाती है कि दूसरे इंसान की मदद करना ये इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है. और एंड एट द सेम टाइम जो एन फ्रैंक ने कहा है कि देने से कोई भी गरीब नहीं बनता है, और ये पोएम उसी बात को बताती है. योर ओपिनियन. यहाँ हमें अपनी ओपिनियन देना है पोएम हमें कैसे लगी. सो आई लाइक द पोएम एज इट इम्बाइब्स इन मी द वैल्यूज़ ऑफ हेल्पिंग अदर्स. द पोएम हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड दैट गिविंग कनेक्ट्स अस टू अदर्स एंड ऑल्सो मेक्स अस हैप्पियर. मुझे ये पोएम अच्छी लगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे सिखा रही है कि दूसरों की मदद करने से हमें भी खुशी मिलती है. Here we finish the appreciation of the poem. I hope there are no doubts regarding these questions. Thank you. Keep watching.